नमस्कार दोस्तों। तो अपना ये जो चल रहा था अरुण का तैन वाला रिवीजन, इसका नेक्स्ट अपना जो है तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो इसी जो क्रम से हम श्रृंखला से चल रहे हैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा क्या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर आज हमको पढ़ना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि यही हमारा जो एग्रीकल्चर की यहाँ पर आपको ड्राईबैक्स जो इंडियन एग्रीकल्चर की हैं बहुत सारी जानने को मिलेंगी। क्या क्या समस्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज नई नई चीज़ें आप जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहते किसे हैं। ठीक है, तो भैया ड्राई लैंड एग्रीकल्चर मीन्स द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इंटायरली अंडर द रेनफेड कंडीशन। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का मतलब होता है ड्राई लैंड, नॉट ड्राई, याद रखना। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है भैया, जो हमारी वर्षा प्रधान दशाओं में खेती करना। कहने का मतलब जब हमारी क्या रेनफॉल अच्छी खासी हो रही है, हाई हो रही है, ठीक है, या फिर अगर रेनफॉल अच्छी हो भी नहीं रही है तो हम क्या कर रहे हैं, इरिगेटेड लैंड में खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यानी वर्षा जहाँ पर अच्छी हो रही है वहाँ पर जब हम खेती करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी रिटन बाय रेड्डी एंड रेड्डी, एक किताब है बहुत जो है वो भी आपको एक बार करवाएंगे हम। रेड्डी एंड रेड्डी भी काफ़ी जो है मतलब वो अभी तो हम बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं ना, एक लेवल की अगर आपको किताब पढ़नी है तो रेड्डी एंड रेड्डी जब आप पढ़ेंगे एग्रोनॉमी की तो एक अच्छी खासी बुक मानी जाती है प्रेफरेंस के लिए। ठीक है, जो अरुण कात्यायन है मान के चलिए, जो रेड्डी एंड रेड्डी का एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ से मैचिंग आपको मिल जाएंगी। कहीं कहीं पर इन्होंने सीधे लिख ही दिया है कि भैया जो प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी किताब है रेड्डी एंड रेड्डी की, वहाँ से हमने ये सारा चीज़ लिया है। ठीक है, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग, ये 3 भागों में भैया बांटा गया है। ठीक है, क्या क्या बांटा गया है, सबसे पहले इन्होंने कहा जो हमारा ड्राई लैंड फार्मिंग है, ड्राई लैंड फार्मिंग को हमने बांट दिया 3 भागों में। ठीक है, एक हमने कह दिया ड्राई फार्मिंग, एक हमने कह दिया ड्राई लैंड फार्मिंग और एक हमने कह दिया रेनफेड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग को ही हमने ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग में बांटा है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को, सॉरी फार्मिंग को नहीं, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को हमने बांटा है किस में, ड्राई फार्मिंग में, ड्राई लैंड फार्मिंग में और रेनफेड फार्मिंग में। ठीक है, अगर बात किया जाए ड्राई फार्मिंग की, ड्राई फार्मिंग क्या होता है भैया, 750 ml से कम वर्षा, जहाँ पर mm से, यानी ड्राई फार्मिंग में क्या होता है, पहली बात यहाँ पर 750 mm से कम वर्षा होनी चाहिए, यानी लेस देन 750 mm वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होगा, तो उसे ड्राई फार्मिंग कहा जाएगा। यहाँ पर भैया क्या होता है, यहाँ पर हमको सूखे की स्थिति देखने को मिलती है। सूखा पड़ेगा भाई जब 750 mm से भी कम बारिश हो रही है, 75 सेंटीमीटर से भी कम, हमको यहाँ पर शुष्क खेती करनी होती है। सूखे की यहाँ पर देखने को मिलती है। क्षेत्र कहाँ पर पाया जाएगा, एरिड रीजन में पाया जाता है। जहाँ पर भैया बारिश कम होती है उस क्षेत्र को हम लोग एरिड रीजन मानते हैं। तो 750 mm से बारिश होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, एरिड रीजन कहेंगे। तो यहाँ पर हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जल संरक्षण करना पड़ता है। ठीक है, यानी जल संरक्षण की आवश्यकता कहाँ पर होती है, ड्राई फार्मिंग में होती है। अब आप ड्राई फार्मिंग में क्या क्या चीज़ जाने, सबसे पहला तो इसकी परिभाषा किस आधार पर डिसाइड की गई है, पहली बात तो इसको इरिगेशन के आधार पे, लेस देन 750 mm। ठीक है, 750 mm से अगर कम वर्षा है तो ड्राई फार्मिंग। यहीं अगर बात किया जाए ड्राई लैंड फार्मिंग की, तो 750 से लेकर 1150 mm तक अगर बारिश की बात किया जाए तो ये हमारी होती है ड्राई लैंड फार्मिंग में। अगर 1150 से ऊपर की बात करेंगे तो वहाँ वो कहाँ होती है भैया, रेनफेड फार्मिंग। ठीक है, कहने का मतलब हमने भैया क्या किया, एक क्राइटेरिया बना लिया। हमने कहा कि 750, ठीक है, दूसरा हमने क्या कहा 1150, देखो ये हमने बना लिया, एक बना लिया 750, एक हमने बना लिया 1150। अब इधर भैया जितना हो रहा है 1150 से ऊपर वाली है तो इसको हम बोलेंगे क्या, रेनफेड फार्मिंग। ठीक है, अब इसके बीच का जो पोर्शन 750 1150 के बीच में, इसको हम बोलेंगे ड्राई लैंड फार्मिंग। ठीक है, इससे कम वाला जो पोर्शन होगा इसे हम बोलेंगे ड्राई फार्मिंग। ठीक है, तीनों आपके समझ में आ गए होंगे। 750 mm से कम वर्षा है तो ड्राई फार्मिंग, 750 से 1150 mm तक है ड्राई लैंड फार्मिंग, और उससे एबव होगी तो हम क्या बोलेंगे, रेनफेड फार्मिंग इसको बोलते हैं। ड्राई फार्मिंग में हमने आपको बता दिया भैया बारिश 750 mm से कम हो रही है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दीर्घकालीन सूखा पड़ता है, लंबे समय तक सूखा रहेगा। और दूसरी बात भैया यहाँ पर क्या होती है, एरिड रीजन में ये क्षेत्र पाया जाता है। कहाँ पर, एरिड रीजन में, एरिड रीजन में क्षेत्र पाया जाता है। और भैया इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, हमको जल संरक्षण करने की आवश्यकता होती है कि पानी की कमी है तो जल संरक्षण हमको करना पड़ेगा। ठीक है,
दूसरा ड्राई लैंड फार्मिंग में हमने आपको क्या बताया भैया, बता दिया रेनफॉल कितनी 750 से लेकर 1150 तक होगी। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या बताई भैया, 750 mm से अधिक वार्षिक वर्षा तो होगी, साथ ही यहाँ पर भैया जो इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है ईटी हमारा होता है, ये कुल प्रेसिपिटेशन से अधिक होता है। कहने का मतलब ड्राई लैंड फार्मिंग में आपको अगर एक चीज़ समझनी है तो ये समझो कि जो हमारी इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है पीईटी, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन। अब आप पूछेंगे इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या है, तो भैया दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या, इवेपोरेशन से बना है, ठीक है, किससे, इवेपोरेशन से। दूसरा हमारा क्या, ट्रांसपिरेशन से। इवेपोरेशन मतलब मिट्टी के द्वारा जो हमारा पानी उड़ता है ना भाई, देखो ये भैया हमारा खेत लगा होगा, ठीक है, इस खेत में ये पेड़ लगा होगा, इस पेड़ की पत्तियों के द्वारा क्या होता है भैया, पानी उड़ता है, पानी का लॉस होता है, वाटर लॉस होता है। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। वहीं भैया मिट्टी पर जो जल हमारा भरा रहता है ये नदी नाले में, ये भी उड़ता है भैया जब टेम्परेचर बढ़ता है तो, जब ये उड़कर वाष्प के रूप में बदलता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। अब जब हम लोग खेत की बात कर लें, क्या बात कर लें, खेत की। अब एक खेत की बात करेंगे, यहाँ पर भैया प्लांट पे भी पानी रहेगा, यानी प्लांट में पत्तियाँ भी पाई जाएंगी, प्लांट भी पानी ऑब्जर्व करेगा, कुछ भैया इसके बगल की मिट्टी जो होगी यहाँ भी पानी होगा। तो भैया जब यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ता है तो पत्ती से वाटर का लॉस भी होता है। क्या होता है, यानी ट्रांसपिरेशन भी हो गया, पत्ती से वाटर का लॉस भी हो रहा है। साथ ही भैया क्या हो रहा है, यहाँ से ज़मीन से, इसकी बगल वाली ज़मीन से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन भी हो रहा है। यानी इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन जब एक साथ में एक खेत में होगा तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इवेपो ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। ठीक है, एक साथ में हो रहा है। अगर पूछा जाए किससे मापते हैं तो इवेपोरेशन को मापते हैं भैया इवेपोरीमीटर से। किससे मापते हैं, इवेपोरीमीटर से। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपिरेशन को किससे मापते हैं भैया, गैनांग पोटोमीटर से मापते हैं। याद रखना, पोटोमीटर किसके लिए काम आता है, किसके लिए भैया, ट्रांसपिरेशन के लिए। अगर यहीं पर पूछा जाए इवेपो ट्रांसपिरेशन किससे मापते हैं तो भैया ये मापते हैं हम लोग लाइसीमीटर से। ठीक है, इवेपोरेशन किससे, इवेपोरीमीटर से। ठीक है, इसके अलावा आपको बताया क्या, ट्रांसपिरेशन किससे, पोटोमीटर से। ठीक है, पोटोमीटर से, इवेपोरीमीटर, इवेपोरेशन इवेपोरीमीटर से। इसके अलावा भैया आपका इवेपो ट्रांसपिरेशन की अगर बात किया जाए तो किससे मापते हैं हम लोग, लाइसीमीटर से मापते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना। इवेपो ट्रांसपिरेशन किससे मापा जाता है, हिंदी में बोलते हैं वाष्पन वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, किससे मापा जाता है, लाइसीमीटर से मापा जाता है। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि भैया जितना हमारी वार्षिक वर्षा हो रही है यानी प्रेसिपिटेशन हो रही है, उससे ज़्यादा हमारा क्या हो रहा है, पीईटी हो रहा है, यानी वाटर का लॉस ज़्यादा हो रहा है। किससे, वर्षा से। कहने का मतलब यहाँ पर पानी की कमी होगी। क्षेत्रों की अगर बात किया जाए, यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए भारत के, तो भैया वाराणसी का क्षेत्र जो हमारा आता है, बनारस वाला। ठीक है, इसके अलावा मिर्ज़ापुर का जो क्षेत्र आता है, इसके अलावा रांची का जो क्षेत्र आता है, रांची के क्षेत्र के अलावा भैया इसमें कौन सा क्षेत्र आपका आ जाएगा। ठीक है, तो वाराणसी, मिर्ज़ापुर, रांची, ये जो क्षेत्र हमारे यहाँ पर क्या होता है, ड्राई लैंड फार्मिंग हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें, हमने एक एग्जांपल दिया आपको किसका, वाराणसी का। तो वाराणसी में इन्होंने एक एग्जांपल के तौर पे क्या समझाया भैया, एग्जांपल के तौर पे समझाया कि वाराणसी में जो इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है वो कितना होता है, 1400 mm होता है। ठीक है, 1400 mm हो जाता है। जबकि भैया हमारा जो कुल प्रेसिपिटेशन है, कुल जो हमारी प्रेसिपिटेशन है वो कितनी हो रही है, प्रेसिपिटेशन हमारी भैया कितनी, 1100 mm हो रही है। ठीक है, कहने का मतलब बारिश हमारी 1100 mm हो रही, जबकि भैया हमारा 1400 mm वहाँ पर क्या हो रहा है, इवेपो ट्रांसपिरेशन ही हो जा रहा है। मतलब भैया पानी का लॉस हो रहा है कि जितना बरसात हो रही है उससे ज़्यादा पानी का लॉस हो रहा है। ठीक है, यानी 300 mm पानी तो हर साल वहाँ पर क्या होता है, कम पड़ जा रहा है। बारिश तो 750 से ज़्यादा हो रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर भैया जो 300 mm यहाँ पर क्या होता है, मतलब कम पड़ जा रहा है, इवेपो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जा रहा है। ऐसे क्षेत्र में सूखा तो पड़ता है लेकिन फसल मरती नहीं है भाई। देखो यहाँ पर बारिश खूब अच्छी हो रही है तो फसल क्या होगी, मरेगी नहीं। ठीक है, सूखा तो पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा सूखा नहीं पड़ेगा इसलिए फसल मरती नहीं है। ऐसी खेती पर भैया क्या हम, ऐसी ज़मीन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हमने बोला था क्या, एरिड रीजन। अब इसे हम बोलेंगे क्या, सेमी एरिड। क्या बोल देंगे, सेमी एरिड है ये भैया। ठीक है, सूखा पड़ रहा है लेकिन यहाँ पर भैया क्या, फसल मरती नहीं है। आगे अगर बात किया जाए भैया तो
सेमी एरिड क्षेत्र में भैया जो चीज़ें आती हैं उनमें क्या होता है, सफल खेती अगर हमको ड्राई लैंड फार्मिंग में करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको करना पड़ेगा क्या, जल संरक्षण अपनाना पड़ेगा। क्या अपनाना पड़ेगा, जल संरक्षण, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन। दूसरा हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर भैया, मतलब जल निकासी भी करनी पड़ेगी। मतलब जब बारिश अधिक हो जाएगी तो हमको भैया वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी अपनाना पड़ेगा, जल संरक्षण भी अपनाना पड़ेगा। ड्राई फार्मिंग में हमको एक चीज़ अपनानी सिर्फ थी, जल संरक्षण। यहाँ हमको दोनों काम करने पड़ेंगे। कौन कौन सा, जल संरक्षण भी करना पड़ेगा और साथ ही हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर भैया, मिट्टी से जल निकासी भी करनी पड़ेगी। अब तीसरा हमारे पास जो भैया यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है वो, रेनफेड फार्मिंग, ठीक है। क्या दिया है, रेनफेड फार्मिंग। इन्होंने अगली बात जो है बता दी, ड्रेनेज फैसिलिटी हमको देनी पड़ती है, स्पेशली ब्लैक सॉयल में हमको ज़रूर बनानी पड़ेगी, यानी काली मिट्टी में भैया तो हमको ज़रूर ही रखना पड़ेगा जल निकासी की व्यवस्था। आगे अगर बात किया जाए रेनफेड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग की अगर बात किया जाए तो भैया रेनफेड फार्मिंग का मतलब शाब्दिक अर्थ तो यही होता है भैया, जहाँ पर भैया क्या, वर्षा आधारित खेती हो, यानी भैया जब बारिश हो उसी के आधार पर हमारी खेती हो, यानी वर्षा आधारित कृषि। लेकिन यहाँ पर भैया अब जो है ये तो हमारी पुरानी परिभाषा थी कि भैया जब बारिश होगी जहाँ पर उस आधार पे वहाँ पर खेती की जाए। लेकिन अगर साइंटिफिक अप्रोच की बात किया जाए तो भैया हमने क्या बताया था, मोर देन 1150 mm जहाँ पर बारिश होगी, यानी 1150 mm से जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी उसे हम किस में रखेंगे, रेनफेड फार्मिंग में रखेंगे, ठीक है। ये भैया क्षेत्र आते हैं किस में, आर्द्र क्षेत्रों में आते हैं, ठीक है। इसको हमने बताया था किस में भैया, इसको हमने बताया था शुष्क में, मतलब एरिड में, ठीक है। किस में बताया था, एरिड में। इसको हमने किस में बताया था, सेमी एरिड में, ठीक है। अब रेनफेड को हम किस में बता रहे हैं, ह्यूमिड में, यानी आर्द्र में। यहाँ की ह्यूमिडिटी हाई होती है इसलिए आर्द्रता हाई होती है ना, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, तो यानी यहाँ नमी ज़्यादा होगी, नमी ज़्यादा होगी तो आर्द्रता ज़्यादा होगी। आर्द्रता होती क्या है, ह्यूमिडिटी एक्चुअल में होती क्या है, ह्यूमिडिटी आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा ह्यूमिडिटी क्या होती है। भैया जो हवा है आपके क्षेत्र में, उस हवा में पानी यानी जलवाष्प की जो मात्रा है उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। हवा में अगर पानी की मात्रा है तो अच्छी खासी, तो वहाँ की ह्यूमिडिटी अच्छी खासी है, ठीक है। जब सूखी सूखी एकदम हवा चल रही है तो वहाँ पर क्या, ह्यूमिडिटी कम होगी, ठीक है। आगे अगर बात किया जाए तो भैया ऐसे हमारा जो है ये हमारे आर्द्र क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर भैया खूब नमी बनी रहेगी, ह्यूमिडिटी खूब बनी रहेगी। अब भैया इसके अलावा ये तो हमारा साधारण बंटवारा था। अब भैया इसके अलावा एक संस्थान है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। क्या नाम है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन, इकोनॉमिक और सोशल कमीशन, आर्थिक और सोशल कमीशन, किस कहाँ की भैया, एशिया और पैसिफिक की, ठीक है, एशिया पैसिफिक की। इसके अलावा भैया इसने क्या किया, दो भागों में बांट दिया ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को, किस भागों में, दो भागों में बांट दिया, ठीक है। अगर बात किया जाए कौन कौन से दो भागों में, तो इन्होंने कहा कि चार्ट बना के हम बता देते हैं, दो भागों में बांट दिया। तो भैया ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को हमने बांट दिया किसमें, एक इन्होंने कहा ड्राई लैंड फार्मिंग, इन्होंने एक कहा रेनफेड फार्मिंग। इन्होंने कहा कि जहाँ पर रेनफॉल 800 से कम हो तो वहाँ पर ड्राई लैंड फार्मिंग, 800 से अधिक हो तो रेनफेड फार्मिंग, ठीक है। इसके अलावा भैया मॉइस्चर अवेलेबिलिटी टू क्रॉप्स अगर कम हो भैया ड्राई लैंड फार्मिंग, इनफ हो तो रेनफेड फार्मिंग। भैया ग्रोथ सेशन इन्होंने कहा 200 साल से कम टाइम पर हम लोग ग्रोइंग सीजन अपनाएंगे, मतलब भैया 200 साल से कम दिनों पर हम लोग फसल उगाएंगे तो ड्राई लैंड फार्मिंग, 200 से अधिक उगाएं तो रेनफेड फार्मिंग कहलाएगा। ग्रोथ रीजन से इन्होंने बता दिया भैया एरिड और सेमी एरिड इसमें आएगा, ह्यूमिड सब ह्यूमिड इसमें आएगा। क्रॉपिंग सिस्टम इन्होंने बताया भैया ड्राई लैंड जहाँ पानी कम बरस रहा है यहाँ भैया सिंगल खेती करो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फसलें लगा लो, इंटर क्रॉपिंग कर लो। यहाँ पर भैया जब पानी अच्छा मिल रहा है हमें तो इंटर क्रॉपिंग करो, इससे अच्छा डबल क्रॉपिंग हमेशा करो, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कॉन्सेंट्रेंट्स तो भैया विंड और वाटर इरोजन यहाँ पर रहेगा, भैया विंड और वाटर इरोजन रहेगा, मोस्टली तो हमारा विंड ही होगा, हाँ वाटर इरोजन भी होगा, जहाँ पर थोड़ा पानी ज़्यादा बरसेगा वहाँ वाटर इरोजन भी हो जाएगा। रेनफेड में तो भैया वाटर इरोजन ही होगा, जहाँ बारिश खूब हो रही 800 mm से ज़्यादा हो रही वहाँ विंड इरोजन होने के चांसेस तो रह ही नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ है। आगे अगर बात किया जाए भैया कुछ हमारे क्या हैं, ये हमारे प्रॉब्लम्स, प्रॉस्पेक्ट्स एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जो भैया हमारे क्या जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात किया जाए तो भैया यहाँ पर लिखा क्या है, इन आवर कंट्री इरीगेटेड एरिया 33%, मतलब कहने का मतलब हमारा जो देश है यहाँ पर जो सिंचित एरिया है कितना है, 33% है, ठीक है। एंड द 67% ऑफ ड्राई लैंड रेनफेड, कहने का मतलब भैया इन्होंने बांट दिया भैया 67 और 33 को,
ठीक है, 100 हो गया। ठीक, तो भैया 67 इन्होंने कहा कि भैया ये 33% तो हमारा अच्छा खासा रेनफेड है, यहाँ पर इरिगेटेड है, ये यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं 33% पे। लेकिन 67% हमारा किस क्षेत्र में आता है, ड्राई लैंड में आता है। ठीक है, ड्राई लैंड में। ठीक है, तो ड्राई लैंड में हमारा कितना था, 67% और रेनफेड में। ठीक है, इरिगेटेड एरिया हमारा 33% है। कहने का मतलब जो हम अभी तो पढ़ रहे थे ना, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, क्या पढ़ रहे थे, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, इसी में हमने ड्राई लैंड, रेनफेड ये सब पढ़ाया था। तो इन सब को मिला के भैया हमारा कितना है, 67% है। इसके अलावा दूसरा हमने बता दिया इरिगेटेड यानी सिंचित, जहाँ पर पानी बरसे ना बरसे लेकिन हमारे पास सिंचाई की उचित व्यवस्था है, ऐसा हमारा एरिया कितना है, 33% मात्र अवेलेबल है। ठीक है, कहने का मतलब 67% हमारे पास ऐसी जगह है जहाँ पर भैया पानी की समस्या है। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए, इसके अलावा अगर बात किया जाए ड्राई लैंड एंड रेनफेड एरियाज़ में आएगा 67%। अगर पूछा जाए भैया कल्टीवेटेड लैंड कितनी है, तो भैया टोटल जो हमारी कल्टीवेटेड लैंड है पहले थी 1438, जो यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, आज की कंडीशन में बढ़कर लगभग हो चुकी है 159 मिलियन हेक्टेयर। क्या हो चुकी है ये भैया, हमारा क्या है, टोटल क्रॉप्ड एरिया है। टोटल क्रॉप्ड एरिया हमारा कितना हो चुका है भैया, यहाँ पर 143.8 मिलियन हेक्टेयर दिया है क्रॉप्ड एरिया, लेकिन अब ये बढ़ चुका है, कितना हो चुका है, लगभग 159 मिलियन हेक्टेयर हमारा ये हो चुका है। आगे अगर बात किया जाए तो टोटल क्रॉप्ड एरिया हमारा क्या हो गया, 187.9 मिलियन हेक्टेयर। देखो दो चीज़ें हमारी यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखना है, पहला तो आपको याद रखना है भैया, क्या चीज़, यहाँ पर भैया आउट ऑफ 143 कल्टिवेटेड लैंड, क्या याद रखना है, कल्टीवेटेड लैंड कितनी है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है भैया, क्रॉप्ड एरिया। क्या याद रखना है, क्रॉप्ड एरिया। कल्टीवेटेड लैंड और क्रॉप्ड एरिया में अंतर होता है भैया, फसल ज़्यादा पे लगी होगी, क्रॉप्ड एरिया हमारा हमेशा ज़्यादा होगा। कल्टीवेटेड मतलब हमने क्या किया, एरेबल लैंड है, उस पर हम खेती कर रहे हैं, उगा रहे हैं चीज़ों को। ये हमारी कितनी है, 159 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, कितनी है, 159 मिलियन हेक्टेयर। जबकि अगर क्रॉप्ड एरिया की बात किया जाए, कुछ फसलें हम भैया लगाते नहीं फिर भी लगी होती हैं, वो लगभग हमारी कितनी है, वो भैया हमारी है 195 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, याद रखना, कल्टीवेटेड एरिया लगभग 159.7 मिलियन हेक्टेयर हो गया है और 195.4 मिलियन हेक्टेयर लगभग हो गया हमारा क्या, क्रॉप्ड एरिया। ये भैया हमारा 2020 का डाटा है, बुक तो काफ़ी पुराना डाटा अवेलेबल करवा रही है। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए तो भैया 44% इसमें से जो हमारा है, जो हमारा टोटल है उत्पादन का, लगभग 44% ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में होता है। यानी टोटल उत्पादन का क्या, कितना, 44% भैया कहाँ होता है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में होता है। आगे अगर पूछा जाए सिंचाई के सभी साधनों का अगर हम लोग संपूर्ण उपयोग कर लें, जितने भी हमारे मतलब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जितने भी हमारे क्या हैं ऑल सोर्स ऑफ इरिगेशन है, उनको हम अगर समूचे रूप से यूज कर लें, तब भी हमारा क्या 50% एरिया ही क्या हो पाएगा, सिंचित हो पाएगा। ठीक है, कहने का मतलब 50% हमारे जो ज़मीन है भैया कैसी है, असिंचित रह जाएगी। ठीक है, यानी 50-50 वाला भैया यहाँ पर क्या है, चांसेस है 50% लैंड आपकी सिंचित हो जाए, 50% असिंचित रह जाए। ठीक, आगे अगर बात किया जाए, अतः ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का विकास बहुत आवश्यक है भारत के लिए। तो भैया ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ही भैया क्या है, एकमात्र जो है आधार है जिससे काम हम लोग चला सकते हैं। ठीक, अगर बात किया जाए ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की, तो भैया यहाँ पर जो है कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 75% फूड ग्रेन का हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, दलहनी यहाँ पर देखो दाल का उत्पादन भी मैक्सिमम यहीं पर हो रहा है, तिलहन का उत्पादन भैया, तो दाल मतलब जो पल्सेस हैं, इसके अलावा ऑयल सीड्स हैं, ये दो चीज़ें तो हमारी यहीं पैदा हो रही हैं, दाल और तिलहन यहीं पर पैदा हो रहा है सिर्फ, मतलब जितना हमारा है उसका 80-90% यहीं पैदा हो रहा है। इसके अलावा भैया चावल सरसों का 2/3 यानी 66%, लगभग गेहूं का 1/3 यानी 33% सब क्या हो रहा है, इसी ड्राई लैंड वाले रीजन में पैदा हो रहा है। आगे अगर बात किया जाए, ड्राई फार्मिंग एरियाज करेक्टराइज बाय वेरी लो एंड हाईली वेरिएबल एंड अनसर्टेन यील्ड प्रॉब्लम्स ऑफ द ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। भैया यहाँ पर भैया बहुत सारी क्या नई नई प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाती हैं। प्रॉब्लम्स की अगर बात किया जाए तो क्या देखने को आपको मिलता है, वर्षा के समय एवं मात्रा की अनिश्चितता देखने को मिलती है। क्या दिखता है भैया यहाँ पर, देखो जो हमारा रेनफॉल का टाइम है, मैं पहली बात इन्होंने क्या बताया भैया, इनएडुकेट एंड अनसर्टेन रेनफॉल। क्या मतलब है भैया, वर्षा जो हमारी हो रही है, पहली बात तो अपर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं हो रही है। दूसरी बात भैया वर्षा क्या है, अनियमित भी है।
कहने का मतलब जो 80% बारिश है वो तो भैया 4 महीने में बरस जा रहा है, ठीक है। 20% में बाकी पूरे 8 महीने काम चल रहा है, ठीक। यानी जितनी भी बारिश है उसका 80% भैया कब, जिसे हम लोग चौमास का महीना कहते हैं, जो हमारा क्या मानसून वाला सेशन होता है, उसी 4 महीने में 80% बारिश हो जाती है। और बाकी बचा हुआ हमारा जो है 20% में पूरा 8 महीने की खेती हमारी निकलती है। तो भैया बारिश वैसे ही कम है, उसके बाद क्या है, एडिक्वेट भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा लेट ऑनसेट एंड द अर्ली सीजन ऑफ रेन, भैया कभी कभी क्या होता है, ये भैया लेट ऑनसेट होता है और जल्दी जल्दी भैया बारिश होके ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा भैया प्रोलॉन्ग्ड डिस्पाइल ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड के टाइम पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, कभी बारिश ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी। कहने का मतलब भैया ये समस्याएं तो बहुत तगड़ी हैं इसमें। आगे अगर बात किया जाए भैया तो यहाँ पर क्या है, पुअर सॉइल फर्टिलिटी कंडीशन। सॉइल फर्टिलिटी की कंडीशन भी भैया क्या है, देखो जब पानी की कमी होती है तब भैया क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो जाती है, क्योंकि भैया मिट्टी में से जो उर्वरक हैं वो कैसे आते हैं, घुलकर ही तो पेड़ में पहुंचते हैं। भैया जब ये समस्या रहेगी तो वो भी समस्या आपके सामने बनी रहेगी। इसीलिए भैया कहा भी गया है कि भैया जो इंडियन लैंड्स हैं वो भैया थर्स्टी ही नहीं क्या है, हंग्री भी हैं, ठीक है। कहा गया है भैया, यहाँ पर लिखा है कि भैया जो है इसी प्रकार कहा गया है, देयर इज़ द 3 टाइप्स इन द एग्रीकल्चर पॉसिबल, ड्राई लैंड एंड विज। इन्होंने बता दिया भैया, देखो क्या है कि भैया यहाँ पर जो है जो क्रॉप्स हैं हमारी, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर जो मतलब लैंड है मतलब इंडिया में, वो क्या है भैया, पहली बात थर्स्टी तो वही है, प्यासी तो वही है, लेकिन साथ में क्या है भैया, न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो भूखी भी है, ठीक है। इसके अलावा आगे अगर बात किया जाए भैया तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को 3 प्रकार के कृषि यहाँ पर संभव हो सकती है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 प्रकार की खेती कर सकते हैं। कौन कौन सी खेती कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी फसल का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है, फसल का उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा एनिमल हस्बेंड्री विद द पास्चर मैनेजमेंट, यानी पशुपालन और चारा प्रबंधन कर सकते हैं। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री, क्या कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन। इसके अलावा कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री, तीसरा क्या कर सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। ये 3 हमारे क्या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए अच्छे माने जाएंगे। आगे बात किया जाए, अगर पूछा जाए आपसे ड्रॉट क्या है, सूखा क्या है, और एग्रीकल्चर ड्रॉट क्या है, यानी अगर आपसे पूछा जाए सूखा और कृषि सूखा में क्या अंतर है, भैया थोड़ा माइन्यूट सा अंतर है, आपको बस समझना है। सूखा किसे कहेंगे, तो भैया जो IMD मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है पुणे में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ पर है, पुणे में है। तो भैया ये पुणे में जो है हमारा, ये भैया ड्रॉट को किस प्रकार से डिफाइन करता है, कहता है कि भैया मान लो आपके यहाँ 100 सेंटीमीटर बरसात हो रही थी, ठीक है, हर वर्ष 100 सेंटीमीटर आपके यहाँ वर्षा हो रही थी। अब इस साल आपके यहाँ क्या हुआ, 25% की कमी आ गई। कितनी कमी आ गई, 25% की, यानी 75 सेंटीमीटर ही बारिश हुई। तो आपको इसे क्या कहेंगे, सूखा घोषित करेंगे, सूखा आपका कहा जाएगा। यानी टोटल जितना भी हमारा क्या है रेनफॉल है उसका भैया क्या हो, 25% की कमी आ जाए उसमें, ठीक है, यानी 75% ही बारिश हो टोटल का, 25% क्या हो जाए, कम हो जाए जितना होता था उसका, तो उसे हम क्या कहेंगे, सूखा कहेंगे। लेकिन अगर कमी यही बढ़ के भैया, कमी 25 से बढ़ के कितना हो जाए, 50% हो जाए, तो इसे बोलेंगे हम लोग क्या, सीवियर ड्राट। क्या बोलेंगे, सीवियर ड्रॉट। मतलब कहने का मतलब अगर 25% की कमी थी तो वो था ड्रॉट, अगर भैया 50% की कमी हो गई तो हमारा क्या हो गया, सीवियर ड्रॉट हो गया, भैया बहुत ज़्यादा सूखा हो गया, ठीक है, अति सूखा बोलते हैं उसको। इसके अलावा अगर पूछा जाए एग्रीकल्चर ड्रॉट क्या है, तो एग्रीकल्चर ड्रॉट का मतलब भैया क्या होता है, एरियाज वेयर ड्रॉट इज कंसर्न इन द 20% ईयर्स ड्यूरिंग द पीरियड आर कंसाइडर्ड अ ड्रॉट एरियाज हैज बीन कंसर्न ऑफ द 40% ऑफ द ईयर इज कॉल्ड क्रोनिक ड्रॉट एरियाज। अच्छा, इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर ड्रॉट इज द मॉइस्चर डेफिसिट विच रिडल्स व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन द सॉइल इज नॉट सफिशिएंट टू द मीट डिमांड ऑफ द पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन। कहने का मतलब देखो, क्रॉप्स की क्या होती है, वाटर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है, जो भैया किससे निर्धारित होती है, पीईटी से निर्धारित होती है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। जितना वो इवेपोट्रांसपिरेशन करेंगी उससे ज़्यादा उनको पानी चाहिए होता है। जब पानी उससे कम अवेलेबल होगा तो उसको भैया क्या कहा जाएगा, सूखा कहा जाएगा। कैसा सूखा, एग्रीकल्चर ड्रॉट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कृषि सूखा कहा जाएगा। कहने का मतलब भैया, मिट्टी में उपलब्ध जल की कमी जब यह कमी पीईटी की मांग को पूरा करने में असमर्थ हो, यानी मिट्टी में पानी इतना कम हो गया है कि पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन को पूरा नहीं कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रिसिपिटेशन से बड़ा हमारा क्या हो जाए, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन हो जाए। इसी कंडीशन क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चर ड्रॉट कहलाएगी, कृषि सूखा कहलाएगी।
ठीक है, आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। खेती के दौरान वर्ष के 20% भाग में सूखा पड़ जाने को भैया ड्रॉट एरिया कहा जाता है। अगर भैया जो आपका लैंड है उसका 20% भाग सूख गया है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉट एरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्रॉट एरिया बोलेंगे। अगर भैया 40% भाग सूख जाए तो इसे बोलेंगे क्रोनिक ड्रॉट एरिया। वो भैया क्या हमारा है, एकदम बहुत ज़्यादा है, क्रोनिक सूखा पड़ गया तो क्रोनिक ड्रॉट एरिया बोलेंगे उसको। ठीक है, 20% सूखा ड्रॉट एरिया, 40% सूखा हमारा क्या, क्रोनिक ड्रॉट एरियाज कहलाएंगे। आगे अगर बात करें हम लोग भैया तो हमारा जो है एक्रीसेट, अब इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ भैया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भैया बातें हुई। जब बातें हुई तो कुछ संस्थान बन गए, जिसमें भैया एक संस्थान बन गया हमारा क्या, एक्रीसेट। क्या बन गया, एक्रीसेट। ये जो हमारा एक्रीसेट बनकर तैयार हुआ भैया, ये बनकर तैयार कहाँ पर हुआ, तो भैया गजब की बात ये हुई कि इंडिया में ही इसका मुख्यालय बना दिया गया। कहाँ पर, हैदराबाद में है भैया। इंटरनेशनल संगठन, नाम क्या है इसका, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। क्या है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इसको हम लोग कहते हैं क्या है, एक्रीसेट कहते हैं भैया। एक्रीसेट है कहाँ पे, ये पतनचेरी हैदराबाद में ये भैया स्थित है। ठीक है, कब ये बनकर तैयार हुआ था, 11 अक्टूबर 1972 भैया, 11 अक्टूबर 1972 को ये बनकर तैयार हुआ पतनचेरी हैदराबाद में। इसके अलावा भैया एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया, क्या हमारा, एकार्डा। क्या बनाएगा, एकार्डा। एक एक्रीसेट, दूसरा एकार्डा। एकार्डा मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, ड्राईलैंड एरियाज। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ऑन ड्राईलैंड एरियाज। तो भैया एकार्डा हमारा कहाँ बना, सीरिया में एक जगह है जिसका नाम है भैया क्या, अलेप्पो। क्या नाम है, एलेप्पो। तो एलेप्पो सीरिया में भैया हमारा क्या बन गया, एकार्डा बन गया। कब बना, 1977 में। ठीक है, ये भैया हमारा 72 में, ये भैया 77 में। दो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्या बन गए भैया, ये हमारे बन गए जो हमारे इंस्टीट्यूट थे। आगे अगर बात किया जाए, कुछ हमने क्या किया, अब इसको मापने के लिए कुछ इकाइयाँ भैया डिसाइड कर ली हमने। तो 3 इकाइयाँ आपको पढ़नी, कौन कौन सी, ये हमारा पहला तो भैया आप पढ़ेंगे MAI यानी मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स। दूसरा पढ़ेंगे भैया एरिडिटी इंडेक्स। और तीसरा क्या पढ़ेंगे भैया, मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स। पांचवा क्या पढ़ेंगे, थॉर्नवेट मॉइस्चर इंडेक्स। ये 4 भैया आपको पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ना है भैया, सबके फार्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ को आपको याद करना है। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स की पहले बात कर लेते हैं। जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स है भैया, इसका फार्मूला क्या होता है, रेनफॉल एट द 50% प्रोबेबिलिटी अपॉन PET, यानी पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन, यानी जल का ह्रास जो हो रहा है उसको हम किससे भैया भाग दे रहे हैं, रेनफॉल से। और रेनफॉल वो भी क्या भैया हमारा 50% प्रोबेबिलिटी है बारिश होने की, 50% नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी एंड पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन। इसी के अनुपात को क्या बोला जाता है भैया, ये हमारा मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स बोला जाता है। इससे आपको पता चल जाएगा कितना मॉइस्चर अवेलेबल है। कहने का मतलब भैया, मान लो आपके यहाँ 100 mm बारिश हुई और भैया 50 mm खर्च हो गया, तो बचा कितना, 50 बचा आपका। तो भैया मतलब 2 बचा आपका, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, यही भैया 2 हमारा 2 और गुणे आपका जो है 50% प्रोबेबिलिटी पे है भैया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये भैया हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा भैया MAI यानी मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स निकल कर आपके सामने आ जाएगा। आगे अगर बात किया जाए, एरिडिटी इंडेक्स क्या होता है, एरिडिटी मतलब सूखा इंडेक्स। अब भैया सूखा है तो बताना है, तो वाटर डिफिसिट को रख लो ऊपर, ठीक है, पानी की कमी को, और नीचे भैया PET रख लो, इंटू 100 कर दो। ठीक है, वाटर डिफिसिट यानी भैया जितना हमारा क्या, वाटर डिफिसिट का मतलब पानी की कमी पड़ी है, और जितना हमारा पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन हुआ है, इससे हमारा क्या निकलेगा, एरिडिटी इंडेक्स निकल आएगा, सूखा भैया इंडेक्स निकल आएगा। इसके अलावा मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स हमारा क्या होता है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी और डिफिसिट में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अवेलेबिलिटी में हमने बताया था रेनफॉल एट 50% अपॉन PET, जबकि मॉइस्चर डिफिशिएंट MDI में हम क्या बताएंगे, मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स में यानी कमी कितनी आ रही है, कमी मतलब यह P - PET अपॉन PET इंटू 100।
ठीक है, क्या हो जाएगा P माइनस यानी प्रिसिपिटेशन माइनस पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन अपॉन पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन इनटू 100, यही हमारा क्या हो जाता है भैया मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स हो जाता है। इसके अलावा थॉर्नवेट भैया एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक मॉइस्चर इंडेक्स दे दी। इन्होंने बताया भैया जो हमारा AE होगा यानी एक्चुअल इवेपोरेशन होगा अपन PET होगा यानी पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन होगा, इसके अनुपात को हम क्या कहेंगे थॉर्नवेट मॉइस्चर इंडेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे TMI मतलब थॉर्नवेट मॉइस्चर इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है इम्पॉर्टेंट था। आगे अगर हम लोग बात करें भैया तो नेक्स्ट हमारा जो है ज़रा सा बात करना है हमको, इसके लिए जो है इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो भैया ये हमारा जो है एक क्रॉप एडॉप्शन ऑफ द ग्रोइंग कंडीशन आपकी जो है ये दी है। 1 मिनट आप ज़रा सा रुके, हम इसको रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ तो भैया क्रॉप एडॉप्शन ऑफ द ड्राई ग्रोइंग कंडीशन, क्रॉप एडॉप्शन फॉर ड्राई ग्रोइंग कंडीशन भैया तो स्केपिंग ड्रॉट हमारा होता है। देखो ये हमारा क्या है फेमरल ड्रॉट है, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, ड्रॉट रेसिस्टेंट होता है। पहली बात तो देखो 2 तरीके से हम भैया क्या कर सकते हैं सूखे को भैया झेल सकते हैं। सूखे के झेलने के 2 तरीके हैं। एक तो भैया क्या करें हम लोग स्केपिंग ड्रॉट यानी भैया सूखे से बचें, क्या करें सूखा से बचें। दूसरा क्या करें ड्रॉट रेसिस्टेंट खुद को भैया क्या बना लें सूखा सहनशील बना लें। ठीक है, कहने का मतलब भैया मान लो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है कोई भी प्रॉब्लम है तो आप 2 काम कर सकते हैं, या तो भैया उस प्रॉब्लम से क्या करेंगे भैया आप बचेंगे यानी निपटेंगे, क्या करेंगे निपटेंगे। दूसरा आप एक काम कर सकते हैं भैया आप उस अपने आप को क्या करें उस प्रॉब्लम के हिसाब से ढाल लें। जब आप अपने आप को उस प्रॉब्लम के हिसाब से ढाल लेंगे भैया तब भी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो भैया पहला तरीका इन्होंने क्या बताया कि पहला तो आप भैया ऐसा करिए कि स्केपिंग ड्रॉट यानी भैया क्या करिए सूखे हटाओ यार। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फेमरल्स ड्रॉट एंड अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज़ हम लोग उगा दें, यानी भैया सूखे को अवॉइड कर, जब सूखा लेट पड़ रहा है तो हम लोग क्या करें अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी बना देंगे, जल्दी जल्दी हमारी क्रॉप मैच्योर कर जाएगी, उसको भैया क्या करेंगे सूखे को अवॉइड कर देंगे। दूसरा हम बता रहे हैं क्या रेसिस्टेंट बनाए भैया ड्रॉट रेसिस्टेंट कैसे बनाएंगे 2 तरीके से, एक तो भैया अवॉइड स्ट्रेस और दूसरा क्या करेंगे टॉलरेटिंग स्ट्रेस। अवॉइडिंग स्ट्रेस कैसे करते हैं भैया सूखे को अवॉइड कैसे करते हैं मेंटेनिंग फेवरेबल वाटर बैलेंस, क्या करेंगे वाटर बैलेंस को बनाएंगे। कैसे पहली बात तो भैया क्या करेंगे कंजर्विंग वाटर सेवर्स, वाटर सेवर्स को लगाएंगे जो भैया क्या करेंगे पानी को हमारे से बचाएंगे। दूसरा क्या करेंगे इम्प्रूविंग वाटर अपटेक, या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपटेक कर पाएँ ऐसा सिस्टम बनाएंगे। यानी भैया प्लांट में हमारे 2 चीज़ें हों तो हम सूखे से बच सकते हैं। क्या हो पहली बात तो जो पानी उसने भैया अडॉप्ट किया है, जो पानी उसने क्या किया है अडॉप्ट किया है उसको भैया वो बचा के रखे यानी कंजर्व करके रखे, या भैया वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या कर पाए एब्जॉर्व कर पाए। 2 चीज़ों पे हम काम करेंगे। तो भैया पहला तो वाटर सेवर्स की बात किया जाए कंजर्व कैसे करेंगे, तो भैया इसमें हम लोग क्या यूज़ कर देते हैं भैया एंटी ट्रांसपेरेंट्स यूज कर देते हैं। क्या यूज कर देते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट जो वाष्पीकरण को होने से रोक दें। ठीक है, वाष्पीकरण नहीं होगा तो पौधे से क्या होगा पानी बच जाएगा। जैसे भैया अर्ली क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, अब स्टोमेटा आप लोग पूछेंगे क्या होता है भैया जो किडनी शेप हमारी ये पाए जाते हैं पत्तियों में, ठीक है इनके बीच में कुछ ऐसा होता है तो ये हमारे भैया कुछ किडनी जैसे पाए जाते हैं, ये हमारे क्या है स्टोमेटा होते हैं। ये भैया आपस में क्लोज होते हैं और ओपन होते हैं। जब ये ओपन होते हैं तभी भैया पानी का लॉस होता है, तो भैया जल्दी जल्दी अगर बंद हो जाएंगे तब भैया क्या होगा वाटर लॉस अपने आप ही क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। इंक्रीज फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, अब भैया ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी होगा, पानी का लॉस भैया कम से कम होगा और उत्पादन अच्छा हो जाएगा। लो रेट्स ऑफ द क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, अब कुछ पत्तियों के अलावा क्यूटिकल से भी ट्रांसपिरेशन होता है, यानी स्टोमेटा के अलावा पत्तियों की क्यूटिकल से भी ट्रांसपिरेशन होता है। तो भैया क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन को भी हम कम करें कुछ ना कुछ करके। लिपिड डिपॉजिटर ऑन द लीव्स, भैया जो हमारे लिपिड्स हैं उनको बढ़ाएं जिससे हमारे क्या होगा वो भैया रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, इससे भैया क्या होगा ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। रेड्यूस लीफ एरिया, पत्ती के द्वारा ही जो पत्ती हमारी होगी जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा भैया उससे पानी का लॉस होगा, तो भैया क्या करें लीफ एरिया को हम कम कर दें। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी
ऑफ लीफ सरफेस हम चेंज कर दें। जैसे अगर पत्ती जो हमारी होती है, जैसे आग नागफनी की बात करें तो नागफनी की पत्ती आप देखें मोटी हो जाती है, उसमें कांटे हो जाते हैं इसे, ठीक है। तो ये हमारा एक ऐसा वो बन गया कि ये भैया ये नागफनी हमारा कहाँ पैदा हो जाती है, जहाँ पर पानी एकदम भैया हमारा मरुस्थल में पैदा हो जाएगी, जहाँ पर 25 mm से भी कम पानी बरस रहा है, ठीक है, 25 mm से भी कम पानी बरस रहा है, वहाँ पर एक ग्रो कर जाता है। क्यों ग्रो कर जाता है? इसकी जो पत्तियाँ हैं भैया ये मोटी हो चुकी हैं, ठीक है, पत्तियाँ मोटी हो चुकी हैं, थिक हो चुकी हैं। इसके अलावा वैक्सी सरफेस इसकी हो गई है। इसके अलावा स्पाइंस वगैरह, कांटे वगैरह निकल आए हैं, तब भैया इसको क्या होता है, कम से कम पानी का यहाँ पर लॉस हो पाता है। तो ऐसा ही मार्फोलॉजी भैया डेवलप हो जाए पत्ती में तो भैया क्या होगा, पानी का लॉस कम हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ ऑन्ड वेराइटी ईल्ड मोर इन ड्राई लैंड एरिया। जो ऑन्ड वेराइटी है वो भैया ड्राई लैंड एरियाज में अच्छा उत्पादन देती है। 12% ऑफ फोटोसिंथेसिस टू ग्रेन, यानी भैया जो हमारे फोटोसिंथेसिस है 12% ज़्यादा, यानी अनाज ज़्यादा पैदा होता है। वाटर स्टोरेज इन प्लांट, द पाइनएप्पल लीव्स कंटेन सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ द वाटर इन द स्पेशल मार्फोलॉजिकल टिश्यूज विच द यूटिलाइज ड्यूरिंग द ड्रॉट। देखो भैया कुछ हमारी ऐसी भी पत्तियाँ हैं कलाकार जो क्या करती हैं, पानी को भैया सोख के रख लेती हैं। जैसे पाइनएप्पल, हमारा अनानास की पत्तियाँ क्या करती हैं, पानी को बचा के रख ली हैं। अब भैया जब कभी सूखा पड़ेगा तब वो पत्तियां अपना पानी का यूज कर पाएंगी। ये भैया कंडीशन होती है, वाटर स्टोरेज कर लेता, प्लांट के अंदर है वाटर स्टोरेज हो जाए। इसके अलावा दूसरा हम क्या कर सकते हैं, वाटर अपटेक को ही बढ़ा दें। कैसे बढ़ाएंगे भैया, तो अब जड़ में कलाकारी करनी पड़ेगी। अभी तक हमने पानी बचाने के लिए किस में कलाकारियाँ की, पत्ती में कलाकारियाँ की। अब हम किस में करेंगे, जड़ में कलाकारियाँ करेंगे। क्या जड़ में कलाकारी करें, एफिशिएंट रूट सिस्टम, भैया ऐसा फैलाया हुआ बढ़िया रूट सिस्टम, ऐसे जाल जैसा हो जो चारों ओर से मिट्टी से क्या करे भैया, पानी को बटोर लाए, ठीक है। दूसरा हम क्या करें, हाई रूट एंड टॉप रेशियो भैया होना चाहिए। इंक्रीज्ड प्लांट ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के द्वारा पानी पेड़ों में चढ़ता है भैया, मतलब अंदर इंक्रीज हो जाए वो अगर वो, तो भैया पानी क्या होगा, ज़्यादा एब्जॉर्व कर पाएंगे, ज़्यादा अपटेक कर पाएंगे। आगे अगर बात किया जाए भैया तो हमारा जो है ड्रॉट रेसिस्टेंट में टॉलरिंग स्ट्रेस की बात किया जाए अगर, तब भैया मेंटेनिंग स्ट्रेस बाय मेंटेनिंग हाई वाटर पोटेंशियल। जब वाटर पोटेंशियल हाई होगा भैया तो क्या होगा भैया, सूखा सहने की क्षमता ज़्यादा होगी। इसके अलावा दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हाई डिग्री टॉलरेंस। दो काम कर लेंगे। पहला क्या करेंगे, रेसिस्टेंट टू डिहाइड्रेशन, भैया सूखे से मतलब क्या, रेसिस्टेंट बन जाए। कहने का मतलब उसके भैया अगर उसमें पानी की मात्रा एकदम ना बची हो फिर भी वो क्या करे, जिंदा रहता रहे, ठीक है, रेसिस्टेंट टू डिहाइड्रेशन हो जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ सेल कोलैप्स, सेल कोलैप्स कभी हो ही ना। कहने का मतलब उसमें एकदम सूख जाए, प्रोटोप्लाज्म में भी पानी की मात्रा जब ना बचे तब भी क्या हो, सेल हमारी क्या हो, कोलैप्स ही ना करे। ऐसा हमारा कब होगा, जब थिक क्यूटिकल हो जाएगी पत्तियों की, तब हमारा क्या होगा, उससे ये हमारा सिस्टम बन पाएगा, सेल कोलैप्स नहीं करेगी उसके बाद। बाय मेंटेनिंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, बाय एक्यूमुलेटिंग हायर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स ज़्यादा भैया जब यूज़ करेंगे तो आपका क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। आगे अगर बात किया जाए हाई डिग्री ऑफ टॉलरेंस कैसे होगा, मेटाबॉलिक स्ट्रेन से और प्लास्टिक स्ट्रेन से। भैया जो हमारा प्लास्टिक स्ट्रेन वगैरह होती है इनके द्वारा क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ टॉलरेंट हो जाता है भैया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, सूखा सहनशील हमारा हो जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट हम लोग क्या बात करने वाले थे, वाटर शेड मैनेजमेंट की। वाटर शेड मैनेजमेंट की अगर बात किया जाए तो वाटर शेड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले वाटर शेड का मतलब समझें तो भैया क्या होगा, जो हमारा भैया वाटर शेड है इसका मतलब होता है कि किसी जलाशय या नदी या नाले में जितने क्षेत्र से भैया पानी बह के आकर उसमें मिलता है, ठीक है, उसे हम उसका क्या बोलते हैं, वाटर शेड बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब मान लो भैया एक हमारी ये नदी बड़ी सी नदी है, ठीक है, इसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलेंगी, ठीक है। ये हमारा पूरा एरिया जहाँ से पानी आ रहा है, ये पूरा एरिया हमारा क्या हो जाएगा, इस नदी के लिए क्या हो जाएगा, वाटर शेड हो जाएगा, ठीक है। पूरा एरिया हमारा क्या हो जाएगा, वाटर शेड हो जाएगा, ठीक है। किसी भूभाग का वह प्राकृतिक खंड जिसका रनाफ जो है किसी एक निश्चित निकास बिंदु पर आ जाता है। देखो क्या होता है कि जो हमारा रनाफ है वो भैया क्या होता है, रनाफ जो हमारा है, देखो जो रनाफ है वो भैया देखो कहीं ना कहीं आकर, जैसे ये हमने आपको एक नदी बताया, इसका ये हमारा कैचमेंट एरिया, ठीक है, कहीं ना कहीं एक बिंदु पर आकर भैया क्या होंगे, सारी नदियों का पानी आकर कहीं ना कहीं क्या होगा, मिलेगा आके। यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है क्या, वाटर शेड मैनेजमेंट। यही हमारा कहलाता है वाटर पूल या रिवर या वाटर पूल पर कहीं ना कहीं तो मिलेगा जाकर ना पूरा पानी रनाफ द्वारा, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी वाटर बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी वाटर बॉडी को हम लोग बोलते हैं वाटर शेड, ठीक है। जहाँ पर पूरे जो है रनाफ का पानी भी क्या होता है, इकट्ठा होता जाके, ठीक है। अगर बात किया जाए भैया
यह एक जल निकास बेसिन होता है। क्या होता है? बेसिन के जैसे ये काम करता है, बेसिन जैसे काम करता है। इसमें भैया नालियाँ मेड़ ये सब बनी होती हैं, इन्हीं के द्वारा भैया ये होता है। अगर बात किया जाए भैया तो शब्द आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट में 3। कौन कौन सा? पहला आप लोग एक शब्द पढ़ते होंगे कैचमेंट एरिया, आपने इसमें अगर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कैचमेंट एरिया। दूसरा आपने क्या पढ़ा होगा? ड्रेनेज बेसिन। क्या पढ़ा है? ड्रेनेज बेसिन। तीसरा आपने क्या पढ़ा है भैया? कैचमेंट एरिया पढ़ा है, ड्रेनेज बेसिन पढ़ा है। इसके अलावा आप पढ़ते हैं वाटर शेड। क्या पढ़ते हैं? वाटर शेड। वैसे आमतौर पर तो जो लोग हैं वो इन शब्दों का जो है उपयोग एक दूसरे के लिए ही कर देते हैं, जैसे कैचमेंट एरिया है, ठीक है, ड्रेनेज बेसिन है और वाटर शेड है। शब्दों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बस ये होता है अंतर कि जो हमारा कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया, ठीक है, और जो हमारा वाटर शेड है, इसमें बस भैया क्या अंतर होता है? आकार का अंतर होता है। जो हमारा कैचमेंट एरिया होता है उसका भैया जल ग्रहण क्षेत्र बड़ा होता है, ठीक है, कैचमेंट एरिया क्या है? बड़ा होगा इसका जल ग्रहण क्षेत्र, जबकि वाटर शेड का जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। कैचमेंट एरिया की अगर बात किया जाए तो भैया बड़ा उसका जल ग्रहण क्षेत्र होगा और वाटर शेड का क्या होगा? छोटा क्षेत्र होगा। आगे अगर बात किया जाए, वाटर शेड भूमि आकार इकाई तो होती है, वह जलीय दृष्टि से भी एक इकाई होती है। कैचमेंट एरियाज़ में जलीय दृष्टि से भी एक अलग इकाई है, ठीक है। कैचमेंट एरियाज़ में जलीय दृष्टि से विभिन्नताएं मिल सकती हैं, इसीलिए साधारण उपयोग में कैचमेंट एरिया में वह समतल भूमि आती है जहाँ का भैया क्या होता है? पूरा पानी ये इकट्ठा होता है, ठीक है। जिससे पानी बहकर एक नदी से कहाँ पहुँचता है भैया? जलाशय में गिरता है। कहने का मतलब कैचमेंट एरिया हमारा क्या, देखो ये हमारा मान लो भैया छोटी छोटी नालियों के द्वारा है भैया नदी में हमारा पानी मिल रहा है, ठीक है। फिर एक नदी क्या करती है भैया? बड़ी नदी में जाकर मिलेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। वो भैया क्या करेंगे? कहीं थाले में किसी न किसी भैया पानी को स्टोर करेंगे, ठीक। तो हमारा जो छोटी छोटी नदियाँ आकर मिल रही थी ये हमारा क्या था भैया? वाटर शेड था हमारे लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद भैया ये क्या हुआ? ये भैया नदियाँ बड़ी बड़ी नदियाँ मिली, अब ये नई नदी यहाँ से निकली, ये हमारा क्या हो जाएगा? कैचमेंट एरिया हो जाएगा। यहाँ पर भैया क्या बड़े क्षेत्रों में बड़ी बड़े पानी भैया निकल रहे हैं। अब जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं इनमें क्या होती है? जो छोटी छोटी नदियाँ सहायक के रूप में जुड़ जाती आके हैं, अब इनका अपना पानी यहाँ से आता है छोटी छोटी शाखाओं से, तो जहाँ से इनका पानी आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? सब कैचमेंट एरिया बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं? सब कैचमेंट एरिया बोलने लगते हैं। सब कैचमेंट एरिया में भैया भूमि का आकार जलीय दृष्टिकोण से इकाई पहचानी जाती है। ये भैया हमारा पूरा ऐसे ही काम करता है। ये हमारा भैया कुछ एक फोटो यहाँ पर बना हुआ है वाटर शेड का। यहाँ इन्होंने भैया दिखाया है कि कैसे जो है पूरा पानी जो है इकट्ठा होता आके है एक जगह पर धीरे धीरे भैया, और पूरा पानी क्या होता है हमारा? एक वाटर शेड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर बात किया जाए भैया तो वाटर शेड हमारा क्या है? फसल उत्पादन के संदर्भ में संसाधन विकास हेतु प्राकृतिक स्वरूप है। ये हमारा करता क्या है? काम क्या करता है वाटर शेड हमारा? मोस्टली क्या करता है? सॉइल कंजर्वेशन मेजर इन द आइसोलेटेड मैनर आर नॉट सफिशिएंटेड इन द चेक द इरोजन। देखो भैया जो वाटर शेड हमारा क्या है? पानी को बचाने का मेनली काम करता है। क्या काम करता है? पानी को बचाने का। अब भैया जो बरसात का पानी है, अगर वो भैया पानी क्या होगा? नदियों में जो रनाफ वाला पानी क्या हो? नदियों में जाए और नदियों से सीधे समुद्र में चला जाए, तब भैया क्या होता था? पूरे पानी का क्या होता था? वेस्ट हो जाता था। जितना पानी बरसा वो सब वेस्ट हो गया। अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? वाटर शेड वगैरह बना रहे हैं। वाटर शेड बनाकर हम क्या कर रहे हैं? पानी को कंजर्व करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? वाटर शेड मैनेजमेंट पूरा बोलते हैं। आगे अगर बात किया जाए भैया तो इसमें भैया बहुत सारे अलग अलग तरीके के हमारे वाटर शेड हैं, माइक्रो मैक्रो सब सारी चीज़ें इसमें जो है आपको मिलेंगी, ठीक है। आगे अगर बात किया जाए सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर्स एंड साइंटिफिक ड्राई फार्मिंग, अब भैया इसमें हम लोग वाटर शेड में भैया थोड़ी सी कुछ और पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करते हैं। पहले तो अगर बात किया जाए द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स द फंड फॉर द प्रोग्राम and responsible of the evaluation of 47 watershed management program to the ICR। कहने का मतलब भैया सरकार ने भैया एक योजना बनाई। क्या बनाया भैया? सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉन्च किया क्या? वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। कब लॉन्च किया था? 7th 5 ईयर प्लान पे लॉन्च किया था। मतलब जो 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी तब इन्होंने वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया। इस प्रोग्राम के तहत धीरे धीरे क्या हुआ? वाटरशेड का डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया। 4000 वाटरशेड जो है डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में, अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में बनाए गए। कितने? 4000। अब भैया इसके बाद क्या किया गया? 47 से बड़े वाटर सेट बनाए गए। इनको भैया क्या किया गया? आईसीआर को सौंपा गया देखरेख के लिए। आईसीआर इनकी देखरेख करे, ठीक है। दिस प्रोग्राम वाज
एक्सिलरेटेड इन 1983। कब भैया स्टार्ट हुआ था? 1983 में। भैया इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने भी थोड़ा बहुत पैसा दिया था वाटर सेट को बनाने के लिए। क्योंकि कितने वाटर सेट को बनाने के लिए? 4 वाटर सेट को बनाने के लिए, 4 वेटलैंड्स वाटर सेट्स को बनाने के लिए। वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम हैज़ फॉलोइंग फीचर। उसमें क्या क्या फीचर थे? पहला तो भैया सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर्स के लिए भैया वो बनाया गया था। दूसरा साइंटिफिक ड्राई फार्मिंग के लिए बनाया गया था। तीसरा भैया फॉरेस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पास्चर के लिए। और तीसरा हमारा एनिमल हस्बेंड्री एंड डेवलपमेंट ऑफ डेयरी के लिए बनाया गया। सॉयल वाटर कंजर्वेशन का मतलब भैया पानी जो हमारा बह बह कर आपको जैसे बताया था समुद्र में बर्बाद हो जाता था, उसको हमको क्या करना है? रोकना है। इसके लिए इन्होंने वाटर सेट के लिए क्या किया? वर्ल्ड बैंक ने पैसा लगाया और अपनी सरकारों ने पैसा खर्च किया। साइंटिफिक रूप से हमको क्या करना था? ड्राई फार्मिंग करना था। इसके लिए भी हमने क्या किया? खर्चा किया। इसके अलावा फॉरेस्ट्री को बढ़ावा और एनिमल हस्बेंड्री को भी हमने क्या किया? इसमें बढ़ावा देने का प्रयास किया। उद्देश्य क्या रखे जी भैया वाटर सेट मैनेजमेंट के? तो उद्देश्य आपको पता है भैया क्या होंगे? भैया पानी को कंजर्व करना है, लैंड रिसोर्सेज को भी यूज करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और वाटर रिसोर्सेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। भैया टू प्रोटेक्ट द एनहेंस वाटर रिसोर्स इन द मॉडरेट फ्लड, रिड्यूस इन द स्लिटिंग एंड टैंक्स। अब भैया कहीं पर पानी ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ बाढ़ आ जाती है, ठीक है। कहीं पर पानी ज़्यादा हो गया तब भी समस्या है, पानी कम हो गया तो वहाँ पर सूखा हो गया, वहाँ पर भी समस्या है। तो जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी पहुँचाया कहाँ जाए? जहाँ पर कम है। यही हमारा क्या मेन उद्देश्य होना चाहिए वाटर सेट का। यानी भैया जब फ्लड हो तो पानी को वहाँ से निकालना और निकाल के भैया जहाँ पर भैया सूखा है उस क्षेत्र तक पहुँचाना, यही हमारा मेन उद्देश्य वाटर सेट का। या जो जितनी भी हमारी परियोजनाएं अभी चल रही, नदी जोड़ो परियोजना वगैरह, ये सारी चीज़ें आप जो है करंट में आप सुनते रहते होंगे। तो इन सब में क्या है भैया, जो बड़ी बड़ी नदियाँ हमारी हैं इन्हीं के पानी को क्या करना है, इनके कैचमेंट एरिया जो जिनका बहुत बड़ा है, जैसे आप अगर गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी का कैचमेंट भैया यमुना उसी में आकर मिलती है, ठीक है। इसके अलावा काली, घग्गरा, सब मतलब बहुत सारी नदियाँ उसमें आकर मिलती हैं, ठीक है। सोन, केन, बेतवा, ये सारी नदियाँ गंगा में आकर मिलती हैं, ठीक है। तो भैया उसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा हो जाता है यूपी में, यानी भारत में। जो हमारा ऊपर वाला नॉर्थ वाला रीजन है पूरा क्या गंगा बेसिन से ही ढका रहता है, तो उसके कैचमेंट एरिया का यूज़ हम लोग आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पानी तो हमेशा सदाबहार नदी है, ठीक है। तो अब उसका पानी सीधे समुद्र में जाकर बर्बाद ना हो, उसको हम क्या करें भैया, उसको ट्रांसफ़र करें दूसरी जगह, उसको भैया रेन वाटर और जो हमारा बारिश का पानी है उसको भी हम लोग क्या करें, कंजर्व करें। इसके अलावा भैया इसका यूज़ करें एग्रीकल्चर में, और भैया इससे हम जो प्रॉफिट उगाएँ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वगैरह में भी इसका यूज किया जाए इकोनॉमिक, जिससे हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार हो एग्रीकल्चर के, ठीक है। इसके अलावा 10 वाटर सेट मैनेजमेंट इज प्लान्ड use of the water set land in the accordance with the predetermined objective such as the control of the erosion, stream flow, sedimentation and the implementation of vegetation cover and related resources, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं क्या क्या करना होगा उसके लिए आपको, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपका, आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना है भैया, इसमें आपको पढ़ना है रूरल इनकम फॉर द इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट हैविंग फॉलोइंग स्टेप। क्या क्या होगा? पहला तो वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा हमारा लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, तीसरा हमारा एफॉरेस्टेशन एंड कल्टिवेबल वेस्ट मार्जिनल लैंड। भैया ये सब हमारे क्या हैं भैया, इसके हमारे क्या हैं, ये हमारे जो है इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं, ठीक है। जो हमारा कैसे चलना है, इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं जो हमारे किस प्रकार से काम करते हैं आपको समझ में आएगा। पहला हमारा क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब क्या, जल का संग्रहण करना है। दूसरा हमारा क्या, फसलों के उत्पादन है तो क्या करना है, स्थायी तकनीकी का विकास करना है, यानी टेक्नोलॉजी का विकास करना है। तीसरा हमको भैया क्या करना है, मृदा के अनुसार फसलों का चयन करना है, जैसी वहाँ की सॉइल हो उस आधार पर आपको क्या करना है, इंटरक्रॉपिंग के लिए फसलों का चयन करना है, क्रॉप सबमिशन करना है। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे, यानी भैया क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। जोखिम कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में हम क्या करेंगे, हॉर्टिकल्चर को डालेंगे, यानी भैया जो मतलब फलों और सब्जियों वाली फसलें हैं उनको भी यूज़ करेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, दुग्धशालाओं का विकास करेंगे और चारागाह लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे क्या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में मैनेजमेंट के तरीके हैं भैया। ड्राई लैंड में खेती हमारी अगर अच्छी नहीं हो रही तो हम क्या कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं, या इसके अलावा हम पशुपालन को बढ़ावा दे सकते हैं, जो हमारे लिए बेटर हो सकता है। गोट एंड सीप, भेड़ बकरी पालन को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए भैया वाटर हार्वेस्टिंग की, तो भैया ये अब जो है यहाँ से आपका जो है टॉपिक नेक्स्ट रहेगा। वाटर हार्वेस्टिंग हमारा पूरा समझने वाला पोर्शन है, टाइम बहुत ज़्यादा
ज़्यादा हो जाएगा। अगर आज हमने टॉपिक कंप्लीट किया तो ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वाटर हार्वेस्टिंग से आप नेक्स्ट जो है डे कल आप जो है मॉर्निंग 9 PM इसी टाइम 9 AM आपको इसी टाइम पर मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।